स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने रिफिलिंग फंड की ऑनलाइन की व्यवस्था। प्रदेश भर में इन समूहों की मदद के लिए 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की होगी नियुक्ति। एक बार फिर भारतीय रेल पटरी पर आज से शुरू हुई ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग। रेलवे की वेबसाइट पर 73 ट्रेनों के लिए की जा रही है बुकिंग। लॉकडाउन 4 में प्रतिबंधों के साथ खुली दुकानें, बाजारों की आंशिक रौनक लौटी। लोगों ने भी ली राहत की सांस, लेकिन बिना मास्क के ना तो मिलेगा पेट्रोल, ना ही मिलेगा कोई सामान। श्री राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में समतलीकरण के दौरान मंदिर के पुराने अवशेष, खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश और ब्लैक टंच स्टोन के लिए स्तंभ। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। अब देखिए मेरे साथ इन समाचारों को कुछ विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा उनके परिवार के प्रवासी मजदूरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में काम देने का आश्वासन दिया। उन्होंने दिल्ली, मुंबई से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के कार्य अनुभव के हिसाब से काम देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन से कहा कि ऐसे प्रवासी मजदूरों की सूची बनाए कि वह जिस कार्य में पारंगत हों उसमें उन्हें प्रदेश में ही कार्य दिया जा सके तथा उन्हें बैंकों के माध्यम से लोन भी प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह को 2,18,49,000 रुपए की रिफिलिंग फंड ऑनलाइन व्यवस्था कराई। उन्होंने ये भी बताया कि ये स्वयं सहायता समूह विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें और मदद दी जाएगी जिससे इन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस अवसर पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की नियुक्ति की जाएगी, जो गांव के लोगों को वहीं पैसे उपलब्ध कराएंगे। इससे लोग बैंकों तक नहीं जाएंगे तथा चिट फंड कंपनियों से भी बचे रहेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह और विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह उपस्थित थे। होता है, मास्क छोटा होता है, आराम से व्यक्ति उसको लगा करके चल सकता है, निकल सकता है। और अधिक से अधिक आप लोग बनवाएंगे तो उसका लाभ भी होगा, लोगों को भी लाभ होगा। और कोरोना के खिलाफ जो हमारी देश की लड़ाई है उसको हम लोग जीतेंगे भी, और आप जैसे महिला स्वयंसेवी समूह को इसका लाभ भी होगा। आप सभी लोग मेहनत से काम करिए। 15,000 रुपया आपके रिवॉल्विंग फंड जा रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है ना? और सभी लोग मेहनत से काम करिए। जिसके पास जो भी कौशल है उसका एक सूची तैयार करिए, फिर हम आप लोगों को उसके अनुरूप कार्य भी दिलवाएंगे, आसान और सस्ते दाम पर लोन भी दिलवाएंगे। और जहां पे मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी सरकार मदद करेगी, तो आप यहीं पे काम करिए। बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे काम करने की बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है? अब एक नया कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश में, ये है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। बहुत बड़ा कार्य है ये। यानी ये महिला जो स्वयंसेवी समूह हैं, इन्हीं में से किसी अलग अलग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जो बनेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगी। जिस गांव की होंगी उसी गांव की महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी अगर बनेगी तो वह गांव में पैसे के लेन देन को गांव में ही करवा देगी, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंक केवल बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ही बैंक के साथ उसका संबंध होगा, और ये जितना भी लेन देन होगा ये डिजिटल होगा। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है, और इसके लिए आज हम 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की घोषणा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि प्रशासन हर एक जगह इन 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को तत्काल तैनात करने की व्यवस्था करें। विभाग ने जो अपने विभाग का वृत्त प्रस्तुत किया उसको मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं आधे दर्जन बार उन्होंने विभाग को बधाई दी। और चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सोलर लाइट हो, स्वचालित वाहन हो, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हो, इनपुट्स हो, ड्रेस का निर्माण हो, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के उत्थान में बड़ा बेहतरीन प्रयास किया है। और जो सैनिटाइजर, मास्क
पीपी किट को हमने बनाया, वो इस देश के अन्य प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसा पूज्य मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो हमारे प्रवासी कामगार वापस आ रहे हैं, जो उनकी स्किल है उसकी जानकारी भी, एक सर्वे भी हो रहा है और उनको उनकी योग्यता के अनुसार यहाँ हम काम देंगे। हमारा प्रयास है कि जो 40 लाख प्रवासी आ रहे हैं पुनः उन्हें पलायन न करना पड़े। सरकार बैंकिंग सेक्टर से भी उन्हें सहयोग करवाएगी, अगर उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी वो भी हम देंगे। पूरी तरीके से उनको हम रोजगार और व्यवसाय से यहीं जोड़ेंगे। रेलवे द्वारा 1 जून से चलाई जाने वाली 200 स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग आज सुबह 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। इस वेबसाइट पर अभी केवल 73 ट्रेनों के लिए बुकिंग हो रही है। ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से दोपहर 12 बजे तक लगभग 2,90,000 से ज़्यादा यात्रियों ने टिकट बुक करा ली थी। रेलवे ने दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी सहित कई ट्रेनों की सूची जारी की थी। इनमें AC और नॉन AC के दोनों तरह के कोचों के लिए बुकिंग हो रही है। इन ट्रेनों के अलावा 1 मई से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 12 मई से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी जारी रहेगा। लॉकडाउन के बीच अपने घर जाने को बेताब इन मुसाफिरों के लिए भारतीय रेल किसी वरदान से कम नहीं है, जिसने महज 20 दिनों में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाकर 25 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किया। शुरुआत 1 मई को जहां सिर्फ 4 श्रमिक रेलगाड़ियों से हुई, तो वही ये आंकड़ा आज प्रतिदिन 200 रेलगाड़ियों से ज्यादा का हो चुका है और भारतीय रेल अब इसकी संख्या भी दोगुनी करने जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। हम रेल मंत्रालय जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, इनको डबल करने जा रहे हैं, तो जितने भी संख्या में आज लोग जा रहे हैं इसके दुगने जा सकेंगे कुछ दिनों में। बस थोड़ा धैर्य करने की बात है। ऑलरेडी करीब 1800 ट्रेन हम चला चुके श्रमिक स्पेशल, जिसमें करीब 25 लाख लोग अपने अपने होम स्टेट जा चुके हैं। अब एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारतीय रेल ने श्रमिक और सामान्य यात्रियों के लिए 1 जून से 100 जोड़ी यानी 200 रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में सिर्फ वही यात्री सफर कर सकेंगे जिनकी टिकट आरक्षित होगी, यानी वेटिंग टिकट वालों के लिए इस ट्रेन में जगह नहीं होगी। अगर इन रेलगाड़ियों में टिकट बुकिंग की बात करें तो यात्रीगण सिर्फ IRCTC या फिर भारतीय रेल के टिकट बुकिंग ऐप के जरिए ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं, न कि आरक्षण केंद्रों से। टिकटों में रियायत भी सिर्फ दिव्यांगजनों और मरीजों को ही मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए इन ट्रेनों के अंदर दाखिल होने से पहले यात्रियों को गहन स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना होगा। सामान्य दिनों में चलने वाली रेलगाड़ियों की तरह इन ट्रेनों में वातानुकूलित, गैर वातानुकूलित और जनरल कोच होंगे, लेकिन फर्क यही होगा कि जनरल कोच में भी बैठने की जगह आरक्षित होगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल जैसी कोई सुविधा इन ट्रेनों में नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन करंट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। टिकट रद्द कराने की स्थिति में भारतीय रेल के पुराने नियम ही मान्य होंगे। इन रेलगाड़ियों में न तो कंबल तकिया की सुविधा होगी, न ही भोजन की, लेकिन पीने के पानी की उपलब्धता जरूर होगी। यात्रियों को फेस मास्क पहनना और आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा। 30 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, मतलब आप अगर आज टिकट बुक करेंगे तो आपको अगले 30 दिन की किसी भी दिन का किसी इन ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन का टिकट मिल सकता है। ये ज्यादातर ट्रेनें जो हमारी रेगुलर ट्रेन हैं उन्हीं के पैटर्न पे चलाया गया है। इनको थोड़ा सा नंबर में चेंज है, बाकी उसी पैटर्न पे, उन्हीं स्टॉपेजेस में, उन्हीं कंपोजिशन में और उसी टाइमिंग पे हमने इन ट्रेन को चलाया है। इसके साथ ही भारतीय रेल ने रेलवे स्टेशनों पर पैक्ड खाद्य सामग्री, मल्टीपर्पज स्टॉल, बुक स्टॉल, केमिस्ट शॉप खोलने का निर्णय लिया है, ताकि मुसाफिरों को सुविधा हो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर रिफ्रेशमेंट रूम, फूड प्लाजा को भी खोलने की इजाजत दी गई है। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिसके लिए कोरोना महामारी के बीच घोषित लॉकडाउन का पालन करते हुए विराजमान रामलला स्थल से भगवान के विग्रहों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में स्थानांतरित किया गया था और अब उस स्थल पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समतलीकरण का कार्य करा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जमींदोज किए गए मंदिर के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जो विवादित स्थल के नीचे मंदिर होने के प्रमाण को और मजबूत कर रहे हैं। साथ ही प्राप्त हो रहे सभी
सभी अवशेष पुरातात्विक महत्व के भी हैं। लगातार प्राप्त हो रहे मंदिर के अवशेष पर संत समाज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमारा विवादित स्थल के नीचे मंदिर होने का दावा सच साबित हो रहा है। राम जन्मभूमि में चल रहे समतलीकरण कार्य को लेकर ट्रस्ट ने कार्यों का विवरण दिया, जिसमें ट्रस्ट ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को लेकर जारी निर्देशों के अनुसार राम जन्मभूमि परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें 3 JBC मशीन, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर व 10 मजदूर लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चल रहे समतलीकरण कार्य के दौरान पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, अम्लक, 2 रंजब आदि कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के खंभे व 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ और 5 फुट आकार के नक्काशी युक्त शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की पूर्व तैयारी के लिए कपड़े का मंदिर हटाना, लोहे का गैंगवे धीरे धीरे काटना और उसके पश्चात समतलीकरण करने का काम प्रारंभ किया। इस कार्य में ध्यान रखा गया कि सभी मजदूर मास्क पहने, सैनिटाइज लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी भी प्रकार महामारी के वृद्धि में कोई मजदूर अथवा तीर्थ क्षेत्र साधक न बन जाए। हमने यहाँ सभी मजदूरों का थर्मल टेस्टिंग भी कराया। श्री राम जन्मभूमि की जय। विगत कुछ दिनों से जो खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है राम जन्मभूमि परिसर का, जहाँ पे गर्भगृह है, जहाँ पे पूर्व में मंदिर बना हुआ था, हमको लगता है इस बार जो खुदाई चल रही है उसमें कसौटी के खम्भे, इसके बाद कुएं, टूटे फूटे मूर्तियां, शंख चक्र का प्रतीक बना हुआ कसौटी के खंभे पे तमाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ सामग्री मिल रहा है। SIT ने भी बताया था इसके नीचे कोई भवन प्राचीन मठ मंदिर है। तो अब लोगों को आंख खुलना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग चिल्लाते थे कि प्रमाण मांगते थे। देखिए यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमको लगता है 2000 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य के द्वारा मंदिर बनाया गया था और जो विदेशी लुटेरे थे, आक्रमणकारी थे, सनातन धर्म के जो पतन करने वाले लोग थे, उन्होंने तोड़ा था। आप देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 63,624 हो गई है। इसी के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी अब बढ़कर 45,299 हो गई है। कोविड से भारत में अब तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में आज कुछ प्रतिबंधों के साथ बाजारों को खोल दिया गया है, जिसमें साप्ताहिक बंदी का नियम भी लागू रहेगा। इसके अलावा एक दिन सड़क के बाईं और दूसरी दिन सड़क के दाहिनी ओर की दुकानें खुलेंगी, जिससे एक साथ भीड़ इकट्ठा होने से रोका जा सके। यह दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। पेट्रोल पंपों पर बिना मास्क वाले लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नाई की दुकानों पर केवल हेयर कटिंग ही होगी। साथ ही सैलून पार्लर को अपने ग्राहकों का टेलीफोन नंबर दर्ज करना होगा। आज से लॉकडाउन 4 के अंतर्गत दुकानें शुरू हो रही, नियम और शर्तों के साथ दुकानें आप खोलने जा रहे हैं। मेरा एक निवेदन और एक आग्रह है, हम इस बात के प्रति लापरवाह ना हो जाएं कि मुझे ये वायरस नहीं पकड़ सकता। वायरस किसी को भी पकड़ सकता है, ना वो जाति देखेगा, ना वो धर्म देखेगा, ना वो उम्र देखेगा। इसलिए उचित शर्तों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, हाथ धोएं, आने वाले ग्राहक से भी कहें कि मास्क लगा करके रखें। ये मेरा आग्रह सारे व्यापारियों के लिए। NTPC ऊंचाहार ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिला प्रशासन को 500 खाद्य सामग्री के पैकेट दिए, जिसमें चावल, दाल, अरहर की दाल, आटा, सरसों का तेल, नमक, मसाले और साबुन आदि दिया गया। महाप्रबंधक भोलानाथ मिश्र ने खाद्य सामग्री के भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। NTPC जरूरतमंद लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर के साथ ही रोजाना भोजन उपलब्ध करा रही है। सभी को
इस समय हम एक विश्व महामारी के समय में किस तरह से लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखें, किस तरह से उनके जीविका के लिए जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनके पास तक पहुंचाएं, उसके लिए एनटीपीसी राज्य प्रशासन के साथ मिलकर के गरीब जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हर संभव सहायता कर रही है। उसी सहायता के तहत अब हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ की आप स्टेट अथॉरिटी को सौंपने जा रहे हैं, जो ज़रूरतमंदों को बांटेंगे और ये स्टेट अथॉरिटी के द्वारा ही अनुरोध करने पर उनको दिया जा रहा है। ये महामारी कोविड-19 से बचाव एवं राहत हेतु हमारे एनटीपीसी परिवार ऊंचाहार ने 500 राशन किट निराश्रित एवं असहायों को उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है और इसको हम लोग सही समय पर इसका वितरण सुनिश्चित करेंगे। एनटीपीसी ऊंचाहार का बड़ा ही सराहनीय प्रयास रहा। इसके पहले भी 1000 किट आपके द्वारा प्रदान किया गया है और हम आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरीके के और किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा में आपका सहयोग बना रहेगा। बाराबंकी जिले के फतेहपुर ब्लॉक में कल्याणी नदी जो लगभग मृतप्राय हो रही थी, लेकिन महामारी के इस दौर में जब श्रमिकों को काम देने के लिए मनरेगा पर सरकार ने जोर दिया तो प्रवासी मजदूरों ने इस नदी को पुनर्जीवन देना शुरू कर दिया। मनरेगा से जुड़े इस काम के चलते श्रमिकों की मजदूरी भी मिल रही है और कल्याणी भी पुनर्जीवित हो रही है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। प्रकृति ने मनुष्य को जीने के लिए अनेक सारी सौगातें दी हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सौगातें कम होती गई। मनुष्य उन चीज़ों पर जाकर के निर्भर करने लगा जो प्रकृति से दूर थी और यही कारण था कि प्रकृति के जो वास्तविक जल स्रोत थे उन जल स्रोतों को धीरे धीरे या तो लोगों ने पाट लिया या उन्हें समाप्त प्राय कर दिया। ऐसी स्थिति में जबकि कोविड-19 का चौथा लॉकडाउन का चरण चल रहा है, अनेक श्रमिक जो है बाहर से चल करके गाँव में आ रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं, एक बड़े रोजगार की समस्या भी दिखाई दे रही है। कमोवेश यही सोच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये आपदा है और इस आपदा को अवसर में बदला जाए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, कल्याणी नदी है, बाराबंकी जिला है, फतेहपुर ब्लॉक है, जहाँ पर ये मजदूर काम कर रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जो परदेश से लौट करके आए हैं, जिन्होंने परदेश छोड़ करके फिर अपने गाँव का रुख किया। लगभग 175 किलोमीटर लंबी यह नदी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यह मृत प्राय हो चुकी थी, लेकिन संकल्प लिया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सरकारी व्यवस्था ने कि मनरेगा योजना के तहत इस नदी को फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी। इसकी संकल्पना के पीछे और इसके वर्तमान स्वरूप अभी जो आपका काम चल रहा है, कमोबेश 3 बातें शामिल हैं कि आपको जो है प्रवासी मजदूरों को काम भी देना है और इस प्राकृतिक धरोहर को जो है फिर से पुनर्जीवित भी करना है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे जो मार्गदर्शन था वो हमारे जिलाधिकारी महोदय का था और उसी के साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी महोदय और डीसी नरेगा साहब, इन सभी का निर्देशन था। उसी के क्रम में हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया है और जैसा कि शासन में भी ये सबसे बड़ा एक योजना के तहत कराया जा रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत जो सबसे मुख्य कार्य है वो नदियों को पुनरुद्धार करने का है। तो इन कार्य के पीछे यही एक संकल्पना थी और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हमें प्रशासन का तो सहयोग मिला ही है, साथ ही साथ यहाँ के जो निवासी हैं मवैया ग्राम पंचायत के, और उनमें भी कई लोग जो बाहर से आए हैं इस लॉकडाउन के समय या उससे थोड़ा सा पहले, उन लोगों ने भी इसमें कार्य लगातार वो लोग कार्य कर रहे हैं और उनको रोज़गार का संसाधन यहाँ से मिल रहा है, आजीविका का साधन मिल रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कल्याणी नदी का पुनर्जीवन भी हो रहा है और ये सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। औद्योगिक विकास की दौड़ में भागम भाग में कहीं न कहीं प्रकृति का जो मूल स्वरूप था वो गायब हो गया था, लेकिन इन 50 दिनों से भी अधिक समय के लॉकडाउन में जबकि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, प्रकृति ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया है। यह स्वरूप इतना मोहक होगा, लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि पीढ़ियां गुजर गई, उन्हें नहीं मालूम कि 100 किलोमीटर के बाद जो पहाड़ दिखाई देते थे अब फिर क्यों दिखाई देने लगे हैं और पहले क्यों नहीं दिखते थे। हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे मजदूरों से जो जिनको अपना काम धाम बाहर छोड़ करके आना पड़ा और उसके बाद यहाँ पर उन्हें फिर से रोजगार मिला है। नदी जब से खुदाई लाग तो ऐसे सब लॉकडाउन होएगा, कोई सुविधा नहीं रहेगा तो इधर से कोई आवे लागे में काम करे। बाहर रहते, दिल्ली में रहते थे और लॉकडाउन की वजह से नहीं
पैसे यहाँ मिल रहा है मनरेगा की तरफ से। मैं नदी खोद रहा हूँ जी। लखनऊ में कोला फैक्ट्री में काम करता था। फिर उसके बाद में लॉकडाउन के पहले यहाँ घर आ गए। घर आने के बाद 15 दिन घर पे रुके। 15 दिन घर पे रुकने के बाद जो है यहाँ मनरेगा में काम चल रहा था। यहीं पर आते हैं और काम करते हैं। 201 रुपये मजदूरी मिलती है, उसी से जीवन यापन होता है। ऑटो चलाते थे, अब यहाँ काम मिल रहा गाँव में, तो गाँव में कर रहे हैं। दिल्ली में रहते हैं, आने के बाद यहाँ घर पर हैं। काम यहाँ पे नरेगा मिल गया था, नरेगा करे थे। इतनी बड़ी आपकी साइट है, आप बता रहे हैं कि 450 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। क्या कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से आपने यहाँ कर रखा है? जी बिल्कुल। कोविड-19 के दौरान जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला है बहुत बृहद स्तर पे कि मनरेगा साइट पे जो भी कार्य हो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए मज़दूरों के बीच में। साथ ही साथ उनको मास्क दिया जाए, मास्क का प्रयोग करें सभी मज़दूर। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि सभी मज़दूर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन कर रहे हैं। मौके पर सैनिटाइज़र भी उपलब्ध है जिसे समय समय पर सभी मज़दूरों को दिया जाता है हाथ सैनिटाइज करने के लिए। तो इन सभी व्यवहारिक जो निर्देश है वो हम लोग करवा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब के जनपदों में और विशेषकर पूर्वांचल के जो जनपद हैं हमारे, वहाँ पे भारी संख्या में हमारे प्रवासी श्रमिक भाई दूर दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, हरियाणा से और भी अन्य प्रांतों से। तो हम लोग तो इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इन सभी लोगों को हम लोग चाहते हैं कि तत्काल इनको हम जितनी जल्दी हो सके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वो मुहैया करवाएं और उसके लिए एक बहुत ये कारगर माध्यम है जो हमारी नरेगा में है। प्रत्येक गांव में हम लोग ने ये प्रयास किया है कि हम लोग नरेगा के माध्यम से इन सभी को जोड़ें ताकि इनको एक तरह से वापस इतने दिनों बाद ये आएँ तो इन्हें भी ये महसूस हो कि ये भी हमारी ही धरती, हमारी संस्कृति, हमारे ही गाँव के सदस्य हैं और ये एक अपने लिए एक रोजी रोटी भी कमा सकें। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं विभिन्न साधनों से, उनको सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर एक कार्य योजना तैयार की है। रोज़ हज़ारों की संख्या में ये श्रमिक विभिन्न साधनों से आ रहे हैं, उनको हम व्यवस्था बनाकर उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं, सुरक्षित पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा गाँव में किसी प्रकार का र्यूमर न हो इनको लेके, इनके स्वास्थ्य को लेके। इस संबंध में जो ग्राम स्तर पर निगरानी समिति बनी है उसमें पुलिस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, उसको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया है कि गांव वालों को बताएं कि ये लोग किसी भी प्रकार के ऐसे गंभीर रोग से पीड़ित नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बाहर से आए हैं इसलिए इनको संदेह के आधार पर अलग रखा जा रहा है। इनके साथ अच्छा व्यवहार करें, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धैर्य बना रहेगा तो ये दौर भी निकल जाएगा। जिस तरह से प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं दे रहा है, कहीं न कहीं कल्याणी पुनर्जीवित होगी, कल्याण करेगी फिर से इस जिले का और अपने आसपास के लोगों का। सवाल इस बात का है कि महामारी का जो वक्त है वो धैर्य का है और यही धैर्य हमारे कहीं न कहीं सफलता की कुंजी होगी। रामू वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़। कोरोना संक्रमण काल में बरेली जिला जेल प्रशासन जेल में निरुद्ध बंदियों और जेल कर्मचारियों के कोरोना वायरस से सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होने के साथ ही समाज के अन्य लोगों की मदद के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। जिला कारागार बरेली के अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र ने बताया कि जिला जेल परिसर में 1 वर्ष पूर्व विकसित की गई आयुष वाटिका में मौजूदा जराकुश, इलायची, अश्वगंधा, गिलोय, बटी आदि पौधों के अवयवों से तैयार काढ़े का सेवन नियमित रूप से बंदियों के साथ ही जेल कर्मचारी भी कर रहे हैं और परिसर में ही 1000 मास्क बनाकर प्रतिदिन दक्षता भी बंदियों ने अपनी हासिल कर ली है। जिला जेल में बंदियों द्वारा अब तक लगभग 25,000 मास्क बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 10,000 मास्क पुलिस लाइन, ट्रेजरी कार्यालय, न्यायालय, परिवहन विभाग और समाज के गरीब लोगों में वितरित कराए जा चुके हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि इस समय बंदियों से मिलाई पूर्णतया निषिद्ध है। ऐसे में बंदियों के परिवारीजन और वकीलों को जेल प्रशासन द्वारा जारी दूरभाष संख्या 9454418219 94544181 जिला कारागार बरेली में बंदियों, कर्मचारियों सभी को कोविड-19 से प्रभाव से 89833749 नंबर पर संपर्क कर बंदियों से नियमित बातचीत करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। का प्रयोग कर रहे हैं। बंदियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 1000 मास्क बनाए जाने की क्षमता के साथ मास्क का उत्पादन किया जा रहा है। अभी तक लगभग 25,000 मास्क बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 10,000 से अधिक मास्क विभिन्न संस्थाओं, पुलिस लाइन, ट्रेजरी, माननीय न्यायालय, परिवहन विभाग एवं सामान्य रूप से जनसेवा के माध्यम से गरीबों में वितरित कराए जा चुके।
कोविड-19 के प्रभाव के समय आयुष गार्डन में प्रयोग होने वाले जरांकुश, इलायची, अश्वगंधा आदि पौधों का प्रयोग करके काढ़ा दिया गया है। इसी बीच महानिदेशक महोदय के निर्देशन में उनके सौजन्य से बंदियों को नियमित रूप से काढ़ा दिए जाने का आदेश पारित हुआ, जिसमें अन्य प्रकार की वस्तुएं लवंग, सौंठ और गुड़ का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बंदियों की इम्यूनिटी में वृद्धि हो रही है और लगातार हम कोविड-19 के प्रभाव से बचे हुए हैं। और मेरा प्रयास है कि किसी भी दशा में जिला कारागार के किसी भी बंदी को, किसी भी कर्मचारी को कोविड-19 के प्रभाव में न आने दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान जौनपुर में कोटी की दुकान से मुफ्त चावल वितरण किया जा रहा है। जिले में 7,92,652 राशन कार्ड धारकों को इस योजना के तहत चावल वितरित किया गया। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी कोटे की दुकानों पर सभी कार्ड धारकों को, चाहे अंत्योदय कार्ड हो या पात्र गृहस्थी का कार्ड धारक को, प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो चावल व 1 किलो चना मुफ्त में सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। सरकार ने जो गल्ला बांट रही है खाद्यान्न, वो जो है 15 तारीख के फ्री दे रही चावल, और जो 1 तारीख से जो गेहूँ और चावल दोनों दे रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, जो गरीब असहायों को ऊपर निर्भरता अच्छी कायम किए हैं, और अपने प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जितने संकट से जूझ रहे हैं। हम लोग उनका भी सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। इन लॉकडाउन में जो है मतलब सरकार जो व्यवस्था दे रही है गरीबों के लिए, इससे गरीबे काफ़ी मतलब खुश हैं। पहली तारीख से गवर्नमेंट की तरफ से हमको 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ पर यूनिट पे मिलता है, और मनरेगा और श्रम विभाग वालों को फ्री गल्ला दिया जाता है, जिससे 15 तारीख को चावल 5 किलो प्रति यूनिट फ्री मिल रहा है। सबको, हम लोगों को भी दिया जा रहा है। रामपुर में जामा मस्जिद कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी रामपुर ने शांति व्यवस्था और जुमाए अलविदा की नमाज और साथ ही ईद की नमाज को लेकर बताया कि मस्जिद सैनिटाइज कराई गई है। मस्जिदों में 5 से अधिक नमाजी नमाज अदा नहीं करेंगे, अपने ही घरों में अलविदा जुमा की नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने घरों में रहकर ईद की नमाज भी अदा करें। उलेमाओं ने मीटिंग कर मुस्लिम समुदाय से यह अपील की गई। मस्जिदों को सैनिटाइज करके पूरी तरह क्लोज किया जा चुका है, और यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सिर्फ मस्जिद कमेटी के लोग ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कोई भी बाहर से नहीं जाएगा, अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। लोग सहयोग भी कर रहे हैं, अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, कोई भी किसी के घर पढ़ाने नहीं जाएगा। उसका हमारे उलेमाओं ने भी क्लियर कट लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से इबादत करेंगे। अफ्तारी के समय सभी लोग लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इसको बरकरार रखेंगे, और जो शाम का समय है उसमें किसी भी तरीके से अफरा तफरी मचा के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। किसी भी तरीके की अफवाह में आप लोग ना आए कि दुकानें खुल रही हैं या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ढील दी जाती है वो सशर्त होती है, उसको हम बाद में सब लोगों को क्लेरिफाई करते हैं। रामपुर में हमने लॉकडाउन में कोई भी ढील नहीं दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा उद्योगों के साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित में मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा से आजमगढ़ जनपद के मधुमक्खी पालकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में किसानों के आत्मनिर्भर बनने की बात से उत्साहित किसानों ने कहा कि हमें कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ द्वारा 10 डिब्बे मधुमक्खी पालन के लिए दिए गए थे। हम लोगों ने उसे 40 डिब्बे में परिवर्तित करके अपनी आय को बढ़ावा दिया है। अब सरकार द्वारा आर्थिक मदद मिलने से हम लोग इसे कृषि उद्योग के रूप में विकसित कर सकेंगे। आजमगढ़ से हमें 10 डिब्बे मधुमक्खी मिले थे, उससे हम 40 डिब्बे तक मधुमक्खी बढ़ाए, फिर उसके बाद उसे 6 कुंटल शहद भी प्राप्त हुए। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा फार्म आजमगढ़ से हमको 10 डब्बा मधुमक्खी पालने के लिए वितरण किया गया था। उससे हमने 40 डिब्बा बनाया, और 40 डिब्बा बनाने के बाद हमने 6 कुंटल शहद निकाला। 6 कुंटल शहद प्राप्त करने के बाद हम अगल बगल वालों को भी यही राय देते हैं, सलाह देते हैं कि आप लोग मधुमक्खी पालिए, अपनी आय बढ़ाइए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है
कि हमारे कृषकों की आय कैसे वृद्धि हो, तो उसमें मधुमक्खी पालन का विशेष महत्व है। इसीलिए हमारे एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन साहब, उन्होंने भी कहा है कि अगर मधुमक्खियां हमारे सृष्टि में नहीं रहेंगी, हमारे साथ नहीं रहेंगी, तो ये मानव सभ्यता ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो इसलिए मधुमक्खियों के महत्व को आप लोग समझिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पालन कीजिए। इसी के साथ समाचार यहीं समाप्त हुए। मैं आपसे चाहूँगा फिलहाल इजाज़त। नमस्कार। होता है क्या रब्बा, कोई तो बताए प्यार होता